बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 24 के पार्ट 1 की वीडियो में हम नॉन प्रोग्रेसिव शॉक और प्रोग्रेसिव शॉक को स्टडी कर चुके थे। अब आगे इरिवर्सिबल शॉक और उससे ऑनवर्ड स्टडी करना था। तो इरिवर्सिबल शॉक को स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ वो ये कि इवन इरिवर्सिबल शॉक बेसिकली वो शॉक होता है जिसके अंदर ट्रीटमेंट के बावजूद भी डेथ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ अलबत्ता कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कुछ देर के लिए टेम्परेली किया जा सकता है। यानी जब शॉक इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच चुका है उस वक्त अगर ब्लड को किसी के अंदर ट्रांसफ्यूज करवाया जाए, ब्लड को ऐड करवाया जाए, तो ये ज़रूर हो सकता है कि वीनस ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करने से उसका कार्डियक आउटपुट थोड़ी देर के लिए दोबारा नॉर्मल हो जाए। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स चल रहे थे, जो मुख्तलिफ चीज़ें डिटोरिएट हो रही थी, जो सेल्स की डेथ हो रही थी, जो टिश्यू डैमेज हो रहे थे, वो फिर भी होते चले जाएंगे। यानी कार्डियक आउटपुट का नॉर्मल होना भी बॉडी के उन डैमेजेस को नहीं रोक सकेगा, और जब वो डैमेजेस चलते जाएंगे तो डेथ कॉज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इवन इन दिस इरिवर्सिबल स्टेज थेरेपी कैन ऑन रेयर ओकेजन्स return the arterial pressure and even the cardiac output to normal or near normal for short periods, but the circulatory system nevertheless continues to deteriorate। ठीक है, तो डेथ बहरहाल फिर भी हो जाती है। हाँ, डेथ डिले हो जाती है, थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, लेकिन होती है। अब ग्राफिकली वो उसको दिखाते हैं कि देखें, अगर इस जगह पे जाके ये तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है ना, हैमरेज हुआ, कार्डियक आउटपुट हैमरेज की वजह से बहुत तेज़ी से स्टॉप कर गया। जो अच्छा, ये आप ग्राफ देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने ग्राफ स्टडी किए थे ना, ये जो 3 रेड वाले थे ये नॉन प्रोग्रेसिव थे कि इतना आर्टीरियल प्रेशर आया था, तो ये यूं नॉन प्रोग्रेसिव थे। ठीक है, अगर इससे भी नीचे आ जाए तो फिर बस इरिवर्सिबल ही हो जाता है। तो हमने देखा कि ये इतना नीचे आ गया, इस वक्त ये इरिवर्सिबल स्टेज में है कि थोड़ा सा बॉडी ऊपर लेके जाएगी उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बाकी सिस्टम्स की वजह से, और अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। हमने डेथ से पहले ब्लड की ट्रांसफ्यूजन शुरू कर दी। ठीक है, इस वक्त इरिवर्सिबल स्टेज में आ चुका हुआ था। ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किया, बहुत कुछ किया, करते करते कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट नॉर्मल तक पहुंच गई। लेकिन उसके पहुंचने के बावजूद हम डेथ को अवॉइड ना कर सके, फिर कार्डियक वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया और डेथ हो गई। तो डेथ जो कि पहले शायद यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 80 मिनट्स पे हो जानी थी, अब वो आपके 150 मिनट्स में होगी। यानी कि डिले किया जा सकता है डेथ को, लेकिन डेथ 12 फिर भी होगी। फिर आगे है डिप्लीशन ऑफ सेलुलर। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? इरिवर्सिबल शॉक में ये जो हमने कहा कि डैमेज को हम नहीं रोक सकते, अब उसकी एक और चीज़ वो आपको बता रहे हैं कि इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर, इरिवर्सिबल शॉक के अंदर जो एटीपी है वो ख़त्म हो चुका होता है, जो इंसान के मतलब बहुत कम हो चुका होता है। जाहिर बात है एटीपी यूज़ होके एडीपी हो जाता है, एडीपी यूज़ होके एएमपी हो जाता है, और फाइनली वो एडेनोसिन रह जाता है। और इसमें से बहुत सी एडेनोसिन जो है वो सेल से बाहर निकल जाती है, उस सेल के अंदर नहीं रह पाती, और सेल से बाहर निकल के वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये वापस सेल में नहीं जा सकती, ये वापस एटीपी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कर भी दिया है तो हम अपनी बहुत सी एटीपी का एडेनोसिन खो चुके हैं। अब कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होने के बावजूद हालात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। नई एडेनोसिन जब बनती है वो स्लो बनती है, 2% एडेनोसिन पर आर की स्पीड से बनती है। यानी आपको इसके लिए कोई 50 घंटे बाद जाकर एडेनोसिन जब रिकवर होगी, और 50 घंटे आप कार्डियक आउटपुट नॉर्मल नहीं रख सकते। ठीक, तो इस चीज़ से यहाँ से हमें एक आइडिया हुआ कि ये जो इरिवर्सिबल शॉक होता है इसमें कार्डियक आउटपुट टेम्परेरी नॉर्मल होने के बावजूद इंसान बच क्यों नहीं पाता। ये तो एक उन्होंने चीज़ दिखा दी कि जिस तरह हमने देखा कि जो एटीपी है उसका एडेनोसिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है। अब यूरिक एसिड से वो दोबारा एटीपी नहीं बन सकता, चाहे कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं हाइपोवोलेमिक। अच्छा, ये तो स्टेजेस तो कवर हो गई। अब हम मुख्तलिफ कॉजेज डिस्कवर देखेंगे, और जो सर्कुलेटरी शॉक के मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। पहले है हाइपोवोलेमिक शॉक, जो हमने देखा था कि ब्लड वॉल्यूम के कम होने से जो शॉक हो रहे थे। अभी तक हम वैसे सारे वही डिस्कस कर रहे हैं। हमने जो प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल शॉक डिस्कस किए हैं, ये सारे हाइपोवोलेमिक के डिस्कस किए हैं। इन सब में हमने ब्लीडिंग करवाई थी और ब्लड वॉल्यूम कम होने से शॉक प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय प्लाज्मा लॉस। अच्छा, अब हाइपोवोलेमिक शॉक की 2 तरह की रीजन यहाँ पर उन्होंने बताई है कि ब्लड का वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है। या तो बस पहले तो हमने पढ़ लिया
ब्लीडिंग से ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। फिर हमने पढ़ा हैमरेज, यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे दो और कॉजेज बता रहे हैं कि प्लाज्मा लॉस से भी ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, ट्रॉमा से भी ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। अब हम देखते हैं किस तरह से कम होता है। प्लाज्मा लॉस 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। हाइपोवोलीमिया हो रहा है, ब्लीडिंग से होता है, हेमरेज से हाइपोवोलीमिया होता है, प्लाज्मा लॉस से हाइपोवोलीमिया होता है, ट्रॉमा से हाइपोवोलीमिया होता है। लेकिन अब ये प्लाज्मा लॉस किस तरह हो सकता है? प्लाज्मा लॉस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से हो सकता है, स्वेयर बर्न से हो सकता है, या डिहाइड्रेशन से हो सकता है। अब देखें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा। जब एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी इंटेस्टाइन्स के अंदर, उन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जाहिरी बात है डिस्टेंशन होगी। डिस्टेंशन की वजह से विनस ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से विनस ब्लड एक्यूमुलेट होगा। जब ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, आपकी कैपिलरीज का भी प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से ज़्यादा फ्लूइड कैपिलरी से निकल के इंटरसेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा, यानी कैपिलरी से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब फ्लूइड बाहर निकल गया तो हमारा प्लाज्मा लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया। तो प्लाज्मा लॉस की पहली वजह इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरी वजह सोयर बर्न्स, जब बॉडी की स्किन के ऊपर सोयर किस्म के बर्न्स होते हैं, इन बर्न्स की वजह से ये प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये चीज़ तो सिंपल है। तीसरी ये सोयर बर्न्स दूसरी वजह है प्लाज्मा लॉस की। तीसरी वजह प्लाज्मा लॉस की है डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन किस वजह से होती है? एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से, डायरिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, या किडनीज ही बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन कर रही है, यानी यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो भी डिहाइड्रेशन हो सकती है बॉडी में। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड, पानी बंदा पी कम रहा है, उसकी वजह से भी हो सकती है। या एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन हो गई है, कोई डैमेज हो गया है, तो जाहिर बात है एब्जॉर्प्शन किडनीज में, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है किडनीज में, तो भी आपके पास डिहाइड्रेशन हो सकती है। बेसिकली डिहाइड्रेशन से मुराद ये है कि वाटर का इनटेक कम है, आउटपुट ज़्यादा है। तो डिहाइड्रेशन के कॉजेज में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आउटपुट को इंक्रीज करती हैं, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, यूरिन, सारा कुछ। और वो सभी सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आप इनटेक कम कर रहे हैं, जैसे कि हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का इनएडिक्वेट इनटेक है। ठीक हो गया। तो हमने 3 कॉजेज पढ़ लिए प्लाज्मा लॉस के, एक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक सोयर बर्न्स और एक डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की फर्दर 5-6 वजूहात। एक और चीज़ इसमें देखें, जब प्लाज्मा लॉस की वजह से हाइपोवोलीमिक शॉक हो रहा होता है तो वो कह रहे हैं ये हेमरेज वाले हाइपोवोलीमिक शॉक वाले इफेक्ट्स रखता है, यानी जब ब्लड की इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी उसकी वजह से जो हाइपोवोलीमिया हुआ था उसके जो नुकसान थे वो सारे नुकसान यहाँ भी होंगे, क्योंकि ये यहाँ भी ब्लड वॉल्यूम तो कम हो रहा है। अलबत्ता यहाँ पे एडिशनल नुकसान ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज करने की वजह से भी होंगे। पहले नॉर्मल ब्लड निकल रहा था, बाकी ब्लड थोड़ा रह गया था, लेकिन जो रह गया था वो था तो नॉर्मल ना। यहाँ पे तो सिर्फ प्लाज्मा निकल रहा है, पीछे ब्लड का वॉल्यूम भी थोड़ा रह गया है, और जो रह गया है उसमें आरबीसीज की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा ब्लड की विस्कोसिटी ब्लड फ्लो के ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्लाज्मा लॉस की वजह से जो हाइपोवोलीमिया होता है वो हेमरेज की वजह से होने वाले हाइपोवोलीमिया से थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाइपोवोलीमिया शॉक कॉज्ड बाय द ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से जो हाइपोवोलीमिया शॉक होता है उसको डिस्कस करेंगे। कब है? अक्सर तो ट्रॉमा की वजह से कोई हेमरेज हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाता है, या ट्रॉमा की वजह से ये भी हो सकता है कि कंट्यूजन इतनी एक्सेसिव हो गई है कि उसने कैपिलरीज को डैमेज कर दिया है, और कैपिलरीज को डैमेज करने की वजह से ज़्यादा फिल्टर आउट हो गया कैपिलरी से, और ब्लड का वॉल्यूम इस तरह से भी कम हो सकता है। ठीक, तो ट्रॉमा में ये 2 चीज़ें तो हैं जो कि ब्लड के वॉल्यूम को कम करती हैं। अलबत्ता ये भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए कि हमने देखा कि यार ये भी हो सकता है कि ट्रॉमा की वजह से जिन टिश्यूज़ के ऊपर ट्रॉमा आता है वो कोई टॉक्सिक्स रिलीज़ करते हो, टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हो जो कि हाइपोवोलीमिया कॉज करते हो। हमने बड़ी जान मारी, लेकिन हमें ऐसे कोई ऐसा सबूत नहीं मिले। Various attempts have been made to implicate toxic factors released by the traumatized tissue as one of the cause of the shock after trauma. However, cross-transfusion experiments with normal animals have failed to show significant toxic elements. ठीक है, हमारा ख्याल तो था कि यार टॉक्सिक एलिमेंट्स भी कॉज करते होंगे ट्रॉमा में हाइपोवोलीमिया, लेकिन हमें कोई ऐसे ट्रेसेस या ठोस सबूत इस चीज़ के नहीं मिल सके। ठीक हो गया। तो हमने देखा कि जो शॉक, पहले शॉक्स की टाइप्स को स्टडी कर लिया। शॉक अभी तक सारे हाइपोवोलीमिया की, पहले हमने शुरू में कार्डियक आउटपुट की कमी की वजह से देखा था, फिर हाइपोवोलीमिया को स्टडी किया। हाइपोवोलीमिया
ब्लीडिंग की वजह से होता है, हेमरेज की वजह से होता है, प्लाज्मा लॉस की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है, मुख्तलिफ। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी शॉक की और कौन कौन सी वजूहत हैं हाइपोवोलीमिया के अलावा, यानी ब्लड वॉल्यूम की कमी नहीं है, कोई और वजह है, वो क्या वजूहत हो सकती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। पहली उसमें चीज़ है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में बेसिकली क्या होता है, जो आपके नर्वस सिस्टम ने एक वैस्कुलर टोन मेंटेन की होती है, एक सारे ब्लड वेसल्स में थोड़ी बहुत वेजोकंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है नॉर्मल रूटीन के अंदर, वो वैस्कुलर टोन लूज कर जाती है, यानी नर्वस सिस्टम का ब्लड वेसल्स के ऊपर ये वाला असर ख़त्म हो जाता है, सारी ब्लड वेसल्स अपनी मर्जी से आराम से एक्सपैंड कर जाती हैं। वैसे तो एक वैस्कुलर टोन उनके अंदर होती है ड्यू टू द नर्वस सिस्टम, जब वो ख़त्म हो जाती है वैस्कुलर टोन जो वेजोमोटर सेंटर ने बनाई हुई होती है, तो इसकी वजह से सारी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, और वो डायलेट इतनी कर जाती हैं कि ऑल्दो ब्लड का प्रेशर, ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन ब्लड वेसल्स के डायलेट करने से प्रेशर रिलीज कम हो जाता है। तो लिखा हुआ है सडन लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन थ्रू आउट द बॉडी रिजल्टिंग स्पेशली इन मैसिव डायलेशन ऑफ द वेन्स, द रिजल्टिंग कंडीशन इज नोन एज न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। इसमें मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ये फॉल कर जाता है जब वेन्स आपकी इतना डायलेट कर जाती हैं, तो ब्लड वेन्स के अंदर रिजर्वॉयर कर जाता है। ब्लड जब वेन्स में रिजर्वॉयर कर जाता है तो वो आपके हार्ट में कम वेनस रिटर्न कम हो जाता है, जाहिर सी बात है, इस पहले भी स्टडी कर चुके हुए हैं। तो जब वेन्स की डायलेशन की वजह से जब वेन्स की डायलेशन की वजह से वीनस रिटर्न कम होता है, इसको हम वेनस पूलिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिमिनिश्ड वीनस रिटर्न कॉज्ड बाय वैस्कुलर डायलेशन इज कॉल्ड एज वीनस पूलिंग। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया न्यूरोजेनिक शॉक, वेजोमोटर सेंटर ने जवाब दे दिया है। इसके कॉजेज क्या हैं? डीप जनरल एनेस्थीसिया, तीन कॉजेज हैं इसके। पहला डीप जनरल एनेस्थीसिया, कि हमने एनेस्थीसिया बेसिकली नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए इनएक्टिवेट करता है, आप कह सकते हैं, यानी कि सुला जाता है ताकि पेशेंट को पेन की फीलिंग ना हो। ठीक है, तो डीप जनरल एनेस्थीसिया, यानी जनरल एनेस्थीसिया दिया था वो तो उसका असर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, या उसने वेजोमोटर सेंटर को उसका पैरालिसिस कॉज कर दिया है, तो न्यूरोजेनिक शॉक हो जाएगा। दूसरा स्पाइनल एनेस्थीसिया, के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एनेस्थीसिया का जो असर है वो इस तरह से हो गया है कि आपका न्यूरोजेनिक शॉक कॉज हो गया है। और तीसरा ब्रेन डैमेज है, कि कोई ब्लड फ्लो की कमी की वजह से, किसी हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया है, वेजोमोटर सेंटर यानी कि डैमेज हो गया है। ये सिमिलर चीज़ है जिस तरह हमने पीछे भी वेजोमोटर फेलियर पढ़ा था, उससे थोड़ी सी सिमिलर चीज़ है न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक, उसके बाद आता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, या इसको हम हिस्टामिन शॉक भी कह सकते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक बेसिकली क्या होता है, पहले हम एनाफाइलैक्सिस की डेफिनेशन देखते हैं। एनाफाइलैक्सिस इज एन एलर्जिक कंडीशन इन विच द कार्डियक आउटपुट एंड आर्टीरियल प्रेशर ऑफन डिक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है, बेसिकली ये एक एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी कि आपकी बॉडी किसी भी चीज़ के खिलाफ ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है, उसको हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो किसी चीज़ के खिलाफ रिएक्ट करके एलर्जी में हिस्टामीन्स रिलीज़ करते हैं हमारे बेसोफिल्स। ठीक हो गया, ये जो हिस्टामीन्स रिलीज़ कर देते हैं, ये हिस्टामीन्स वैस्कुलर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, यानी वेन्स को ज़्यादा ब्लड रखने की सलाहियत पे आमादा कर देते हैं। और दूसरा आर्टीरियोल्स की डायलेशन करवाते हैं, और तीसरा आपकी कैपिलरीज की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये तीन काम हिस्टामीन्स। अब बेसिकली ये तीन काम हिस्टामीन्स क्यों, ये जो हिस्टामीन होती है ये आपका ज़हन में होगा स्वेलिंग कॉज कर रहे होते हैं, जिस भी एरिया पे आपका प्रॉब्लम होता है वहाँ पे स्वेलिंग कॉज होती है। तो इसी तरह से होती है कि कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, ज़्यादा फ्लूइड उस टिश्यू में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि यार स्वेलिंग हो गई है, पता नहीं कोई कीड़ा काटा है या कुछ हुआ जिसकी वजह से स्वेलिंग हुई है। ये जो स्वेलिंग कॉज करवा रहे होते हैं ये हिस्टामीन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर ये एलर्जिक रिएक्शन हो गया बॉडी के अंदर, तो मुख्तलिफ जगह से फ्लूइड बढ़ सारी बॉडी की टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हिस्टामीन तीन तरह के काम कर रहे हैं, वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स कॉज कर रहे हैं, और कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। ये तीनों काम वैसे स्वेलिंग के लिए होते हैं। देखो जिस जगह पे स्वेलिंग होती है वहाँ की ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा ब्लड आ जाता है, और वहाँ की आर्टेरियोल्स डायलेट होती है ताकि वहाँ ज़्यादा ब्लड आ सके, और मुख्तलिफ तरह के उससे फ़ायदे होते हैं ज़्यादा ब्लड के आने से। ज़्यादा वहाँ पे एंटीबॉडीज़ हो, ज़्यादा वहाँ पे क्लॉटिंग एजेंट्स, सारा कुछ वो एक स्वेलिंग का एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हिस्टामीन के ये रिएक्शंस हैं,
ये एक एनाफाइलैक्टिक शॉक या हिस्टामिन शॉक प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी सर्कुलेटरी शॉक जो कि इस वजह से प्रोड्यूस होगा उसको हम एनाफाइलैक्टिक शॉक या हिस्टामिन शॉक कहेंगे, राइट। तो न्यूरोजेनिक शॉक पड़ा, एनाफाइलैक्टिक शॉक पड़ा, या उसको हम हिस्टामिन शॉक भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं सेप्टिक शॉक। ये बेसिकली ब्लड पॉइजनिंग का ही नाम है। ब्लड पॉइजनिंग किसी भी किस्म की इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ये इन्फेक्शन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में हो सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रही है और डिपेंडिंग अपॉन के बॉडी की कौन से पार्ट में इन्फेक्शन हो रही है, तो सेप्टिक शॉक की बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली होगा क्या, इसमें होगा यही कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है और इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन एंटर हो गया, उस टॉक्सिन के एंटर होने की वजह से जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डैमेज होना शुरू हो गया और सर्कुलेटरी शॉक हो रहा है, ठीक। अब ये जो इन्फेक्शन है ये कहाँ पे किस तरह से हो सकती है, हमको 5 तरह की इन्फेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। 2 तरह की पेरिटोनाइटिस है, ये 2 तरह के पेरिटोनाइटिस, यानी लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन जब होने वाली साइट फर्क है तो हम उसको फर्क देख रहे हैं। एक पेरिटोनाइटिस है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फीमेल्स में यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स में इन्फेक्शन की वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। दूसरा हम स्टडी करें जीआईटी के अंदर किस रप्चर की वजह से पेरिटोनाइटिस, यानी जीआईटी के अंदर जारी वजह जब रप्चर होगा तो बहुत से बैक्टीरिया जो है वो आपके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, वो बॉडी एक्सपोज हो जाएगी बैक्टीरियाज के ऊपर, उससे भी इन्फेक्शन होगी। तीसरा है जनरलाइज्ड बॉडीली इन्फेक्शन, यानी कि स्किन की कोई इन्फेक्शन है और वहाँ से ही आपकी इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाती है और ब्लड को इफेक्ट करती है। चौथा है जनरलाइज्ड गैंग्रीनस इन्फेक्शन, ये आपकी गैस गैंग्रीन बेसिलाई की वजह से आपकी पेरिफेरल टिश्यूज में होता है और फिर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में एंटर हो जाता है थ्रू ब्लड। तो ये भी सारी बात है, आपके ब्लड को इफेक्ट कर रहा है, आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है। और फिर है इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इनटू द ब्लड फ्रॉम द किडनी और यूरिनरी ट्रैक ऑफर कॉज्ड बाय कोलोन बेसिलाई, यूरिनरी ट्रैक से कोई ना कोई आपकी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है। तो ये 5 हमने देखा कि यार मुख्तलिफ जगहों से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है और इन्फेक्शन का जो स्प्रेड होना है वो आपकी सर्कुलेटरी शॉक प्रोड्यूस करेगा, ब्लड पॉइजनिंग करेगा, और ऐसी ब्लड पॉइजनिंग से जो सर्कुलेटरी शॉक प्रोड्यूस होता है उसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। तो सेप्टिक शॉक क्या है, बेसिकली किसी बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से सर्कुलेटरी शॉक का नाम सेप्टिक शॉक है, ठीक हो गया। फिर आगे जाते हैं सेप्टिक शॉक में जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी स्पेशल फीचर्स ऑफ सेप्टिक शॉक, हाई फीवर होगा, वेज़ोडाइलेशन होगी, हाई कार्डियक आउटपुट होगा, स्लजिंग ऑफ द ब्लड यानी ब्लड का स्लो गुजरना और जो एग्लूटिनेशन हो जाती है वो होगी, और डेवलपिंग ऑफ जब इतना स्लो गुजरेगा और एग्लूटिनेशन होगी तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, वो तो मसला साथ ही लगा हुआ है। बॉडी के काफ़ी जगह पे माइक्रो ब्लड क्लॉट्स का प्रोड्यूस होना, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। ये 5 हम सिम्टम्स पढ़े ना सेप्टिक शॉक के, या स्पेशल फीचर्स ऑफ सेप्टिक शॉक। हाई फीवर है, वेज़ोडाइलेशन है, जब वेज़ोडाइलेशन होगी उसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट बहुत इंक्रीज कर गया, जाहिर सी बात है, ब्लड स्लज कर गया, स्लजिंग ऑफ द ब्लड है, और उसकी वजह से माइक्रो ब्लड क्लॉट्स बहुत सी जगह पर प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं, जिसको हम डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन कहते हैं। अब हम बता रहे हैं कि सेप्टिक शॉक की अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को एज सच सर्कुलेटरी कोलैप्स का नहीं पता चलता है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्वेयर होती चली जाती है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है, हत्ता कि आपका एक सर्कुलेटरी शॉक प्रोड्यूस कर देती है, जिसको हम नाम सेप्टिक शॉक देते हैं। अच्छा, ये भी सर्कुलेटरी शॉक जो है, ये जो ब्लड की हैमरेज से शॉक हुआ था, मोर और लेस इसके जो रिजल्ट्स हैं यानी जो इफेक्ट है वो सिमिलर ही होगा, ऑल्दो हैमरेज होने वाले शॉक में और सेप्टिक शॉक में कॉज का बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे ब्लीडिंग हुई थी जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था और इस वजह से आपके पास सर्कुलेटरी शॉक हुआ था। सेप्टिक शॉक में आपके पास कोई इन्फेक्शन हुई है, टॉक्सिन एंटर हुआ है, ब्लड पॉइजनिंग हुई है जिसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो रहा है। और ऑल्दो कॉज दोनों के ग्रेटली डिफरेंट हैं, लेकिन इन दोनों का असर मोर और लेस सेम होता है। इन सर्कुलेटरी शॉक के नुकसान तो वही रहेंगे आपके पास। फिर अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक, हमने कहा था कि नॉन प्रोग्रेसिव शॉक में इंसान खुद ही रिकवर कर जाता है, प्रोग्रेसिव शॉक में अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो रिकवर करता है, नहीं तो डेथ हो जाती है, और इरिवर्सिबल शॉक में चाहे ट्रीटमेंट दे या ना दे डेथ होती है। तो प्रोग्रेसिव शॉक में जो हमने कहा था ट्रीटमेंट दिया जाए तो इंसान रिकवर कर जाता है, वो किस तरह का ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। एक तो सिंपल सी चीज़ है,
सारे ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कर दें, यानी इंसान के अंदर अगर ब्लड की कमी हो रही है तो उसके अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। सिंपल, ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि हाइपोवोलीमिया प्लाज्मा लॉस की वजह से भी हो रहा था, तो अगर किसी के अंदर प्लाज्मा लॉस हो रहा है तो आप प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर दें, ये चीज़ सिंपल हो गई। हाँ, अगर डिहाइड्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, आप इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसफ्यूज कर दें, यानी जिस चीज़ की कमी हो रही है उसकी ट्रांसफ्यूजन कर दें। ये चीज़ तो बिल्कुल सिंपल हो गई, ठीक है। लेकिन अब वो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि जिस चीज़ की भी कमी हो रही है उस चीज़ की ट्रांसफ्यूजन कर दें, आसान हल, ठीक। अब वो बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि ब्लड की कमी है, ब्लीडिंग हुई है, लेकिन आप उस लम्हे पे ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। प्लाज्मा के ट्रांसफ्यूज करने से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाता है ना। चलो हेमाटोक्रिट नॉर्मल नहीं होता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी ब्लड में कम हो जाती है, लेकिन कम से कम ब्लड का वॉल्यूम तो नॉर्मल होता है ना यार। कम से कम आर्टीरियल प्रेशर वगैरह तो नॉर्मलाइज हो जाते हैं ना। आपकी ऑक्सीजन थोड़ी कम ही जा रही होती है क्योंकि आरबीसी कम होते हैं, लेकिन प्लाज्मा के इन्फ्यूज करने से कुछ ना कुछ हल हो जाता है, ठीक है। अब पहले हमने बताया अगर ब्लड नहीं है चलो प्लाज्मा डाल लो, अगर प्लाज्मा भी नहीं है तो प्लाज्मा के कुछ, या प्लाज्मा की कमी हुई है, आप प्लाज्मा डालना चाहते हैं, प्लाज्मा मौजूद नहीं है, तो कुछ सब्सटीट्यूट्स हैं जिनको हम प्लाज्मा की जगह यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि डेक्स्ट्रिन सोल्यूशन को हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं प्लाज्मा की जगह। अब प्लाज्मा की जगह किसी और अगर आपने फ्लूइड को डालना है, उस फ्लूइड में क्या खसूसियात होनी चाहिए, 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, वो फ्लूइड ब्लड वेसल से निकले ना, यानी ये ना हो कि आप ट्रांसफ्यूज करें और वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने की बजाय वो सारा का सारा टिश्यूज में फिल्टर आउट हो जाए, कैपिलरी से सारा बाहर निकल जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये उसमें ये खासियत होनी चाहिए कि वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहे। दूसरी बात ये कि उसके अंदर कोई ना कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर बात है अगर टॉक्सिक सब्सटेंस हुआ तो वो बॉडी के अंदर जाकर रिएक्शंस कॉज कर देगा। और तीसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसके अंदर अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो ये तीनों चीज़ें डेक्स्ट्रिन के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए हम डेक्स्ट्रिन को प्लाज्मा का सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया इट डज नॉट फिल्टर आउट थ्रू द कैपिलरी पोर्स, पहली चीज़। इट मस्ट नॉट बी टॉक्सिक, सॉरी मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ कंटेन अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है डेक्स्ट्रिन के अंदर जो ये कैपिलरी पोर्स से फिल्टर आउट नहीं होती, ठीक है, उसको देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये बेसिकली लार्ज पॉलीसेकेराइड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इसको एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रहे होते हैं। हम उन बैक्टीरिया से इनको हासिल कर रहे होते हैं। हम बैक्टीरिया से भी मुख्तलिफ साइजेस के ये ले सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स पॉलीमर्स। अब बेसिकली ये डेक्स्ट्रिन का जो साइज़ होता है, ये हम इतना साइज़ कम से कम ज़रूर रखते हैं कि ये कैपिलरी पोर्स से पास ना कर सके। जब डेक्स्ट्रिन कैपिलरी पोर्स से पास नहीं करेगा तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी। ज़ाहिर बात है फ्लूइड भी एक हद तक पास कर सकेगा, उससे ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं निकल सकेगा। तो डेक्स्ट्रिन की वजह से, जो कि एक लार्ज पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है ग्लूकोज का, इसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर रिटेन रह पाता है डेक्स्ट्रिन, और हम डेक्स्ट्रिन को कामयाबी के साथ एक प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। तो पहला ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया ये थी रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि आप ब्लड डाल दो, प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन कर दो, प्लाज्मा के किसी सब्स्टिट्यूट की ट्रांसफ्यूजन कर दो, इलेक्ट्रोलाइट की ट्रांसफ्यूजन कर दो, यानी कमी हुई है तो सीधी सी बात है ब्लड को ऐड कर दो। ये तो पहली चीज़ थी रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब दूसरी तरह की थेरेपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 तरह के शॉक के लिए ये यूज़फुल है। अच्छा, जो रिप्लेसमेंट थेरेपी थी ना, ये तो यूज़फुल है आपके पास हाइपोवोलीमिक शॉक के लिए, कि जब ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है, इस तरह का कोई शॉक है तो हम ये काम कर लेते हैं। लेकिन हमने ऐसा भी शॉक पढ़ा था जिसमें वेजोमोटर टोन ही खत्म हो गई थी। आपको याद होगा सारी ब्लड वेसल में से वेजोमोटर टोन ही खत्म हो गई थी, जिसको नाम हमने दिया था न्यूरोजेनिक शॉक। या हमने एक डिस्कस किया था एनाफाइलैक्टिक शॉक, जिसमें हिस्टामिन जितने प्रोड्यूस हो गए थे, एलर्जिक रिएक्शन जितने हो गए थे कि उन्होंने ब्लड के वॉल्यूम को कम कर दिया था, और वेजोडाइलेशन बहुत हो गई थी। तो इन दोनों के अंदर वेजोडाइलेशन हो रही है, ठीक है। अब आप देखें, हम एक ड्रग यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला काम करते हैं। मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना, कॉपी करना। तो
तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स उन ड्रग्स को कहते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला काम खुद करते हैं। इन ड्रग्स में नॉरएपिनेफ्रिन शामिल है, इनमें एपिनेफ्रिन शामिल है और भी बहुत तरह के ड्रग्स इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, अब न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हुआ है, सारी ब्लड वेसल्स की वेजोमोटर टोन खत्म हो गई है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम खत्म हो गया है। हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स डालते हैं जिसकी वजह से सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला काम करते हैं, काम शॉक बेहतर हो जाता है, पहला हाल। अब अगर एनाफाइलैक्टिक शॉक है यानी हिस्टामिन रिलीज हुए हुए हैं तो हिस्टामिन ने वेजोडाइलेशन कॉज की हुई है, तब भी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को डालते हैं। ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स जाकर वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाते हैं और हिस्टामिन के इफेक्ट को काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज करते हैं आपकी सर्कुलेटरी शॉक को बचाने के लिए। और फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड वॉल्यूम की कमी हुई है तो उसमें हमारे पास रिप्लेसमेंट थेरेपी बेहतर चीज़ है, उसमें सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स का इतना अच्छा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये उन्होंने कहा है कि सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स हैव नॉट प्रूव टू बी वेरी वैल्यूएबल इन हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में वही जो हाइपोवोलेमिया होता है, ये ब्लड वॉल्यूम की कमी वाला शॉक होता है। ठीक हो गया, हमने रिप्लेसमेंट थेरेपी पढ़ ली और सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स का असर पढ़ लिया, खासतौर पर न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफाइलैक्टिक शॉक में। अब आता है अदर थेरेपीज़। इसमें उन्होंने एक हेड डाउन पोजीशन के साथ ट्रीटमेंट का बताया हुआ है कि ज़्यादातर शॉक्स में ये काम तो फौरी तौर पे किया जाता है, यानी इमरजेंसी पहले ये काम किया जाता है कि हेड की जो पोजीशन है वो आपके पाँव से थोड़ी नीचे रखी जाती है। बेसिकली जब हेड की पोजीशन पाँव से नीचे रखी जाती है तो वो हार्ट से भी नीचे होती है, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हेड इंक्रीज कर जाता है, ताकि अगर सर्कुलेटरी शॉक हुआ है, ब्लड फ्लो की कमी है तो कम से कम ब्रेन को कमी ना मिले, ब्रेन को पूरा ब्लड मिलता रहे। तो ये एक काम किया हमने। दूसरा ऑक्सीजन थेरेपी होती है, यानी हम कहते हैं यार उस बंदे के अंदर पहले ही सर्कुलेटरी शॉक है तो वो नॉर्मल एयर को ब्रीथ करने के बजाय हम उसको प्योर या हम उसको ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथ करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो सके और जो थोड़ा बहुत ब्लड जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले जा सके ताकि कम से कम डैमेज हो। और फिर आता है ट्रीटमेंट विद ग्लूकोकोराकॉइड्स। ग्लूकोकोराकॉइड से बेसिकली क्या किया जाता है, ग्लूकोकोराकॉइड्स को इंसान में डालने से मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि हार्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाती है। इसी तरह से एक और फ़ायदा डिस्कस किया हुआ है कि हमने जिस तरह पढ़ा था कि नॉर्मल मतलब सर्कुलेटरी शॉक में लाइसोसोम्स ब्रेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, तो ग्लूकोकोराकॉइड्स जो है वो लाइसोसोम्स को भी स्टेबलाइज करते हैं ताकि लाइसोसोम्स ब्रेक ना करें। इसी तरह से ये जो ग्लूकोकोराकॉइड्स हैं ये स्वेली डैमेज सेल के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं। तो ये 3 तरह के एडवांटेजेस हैं ग्लूकोकोराकॉइड्स के। नंबर 1 हार्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, नंबर 2 लाइसोसोम्स को स्टेबलाइज करना, नंबर 3 सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना। तो हम ग्लूकोकोराकॉइड से ट्रीटमेंट करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं, हेड डाउन पोजीशन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कुछ एक इम्प्रूवमेंट का फैक्टर रखती हैं जो सर्कुलेटरी शॉक को रिकवरी की तरफ ले जाती हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन मेजर जो थेरेपीज थी हमने 2 पढ़ ली, एक सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को यूज़ करना और एक रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड में आखिरी टॉपिक लास्ट हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी अरेस्ट। जिस तरह हमने कहा था कि अगर हार्ट ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है तो हम उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, इसी तरह अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो कम नहीं, स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी अरेस्ट। अगर ब्लड फ्लो कम हुआ है, नॉर्मल है, रूटीन है, ब्लड फ्लो का कम होने की वजह से टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो गए हैं, हम इसको नाम देते हैं सर्कुलेटरी अरेस्ट। लेकिन ब्लड फ्लो बिल्कुल ही जीरो हो गया है, अब इसका नाम होता है सर्कुलेटरी अरेस्ट। ठीक हो गया, सॉरी मैंने नाम से गलत कर दिया, पहले सर्कुलेटरी शॉक होता है। अगर ब्लड फ्लो की कमी की वजह से डैमेज होना शुरू हो गया तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी शॉक, और अगर ब्लड फ्लो बिल्कुल जीरो होगा तो हम कहते हैं सर्कुलेटरी अरेस्ट। ब्लड फ्लो का बिल्कुल जीरो हो जाना, सर्कुलेटरी अरेस्ट आमतौर पे क्यों होता है, इसकी वजह भी हार्ट का जीरो होना होता है। कार्डियक अरेस्ट आमतौर पे इसकी वजह होती है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 13 हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर आगे आता है इफेक्ट ऑफ सर्कुलेटरी अरेस्ट ऑन द ब्रेन। ये जो सर्कुलेटरी अरेस्ट होता है यानी ब्लड फ्लो का बिल्कुल ही स्टॉप हो जाना, इसका ब्रेन पे क्या असर होता है। तो अगर तो ये ब्लड का फ्लो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है फॉर 5 to 8 मिनट्स, तो 5 to 8 मिनट्स में कुछ ना कुछ परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स में। ठीक है, हाफ ऑफ द पेशेंट्स में 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर ही ब्रेन का डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर ये 5 से 8 की बजाय 10 से 15 मिनट तक सर्कुलेटरी शॉक हो गया, फिर ज़्यादातर नहीं तकरीबन सारे पेशेंट्स के अंदर ही ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो जाएगा। 5 से 8 मिनट हुआ तो कुछ पेशेंट्स में डैमेज होगा, कुछ में नहीं।
10 से 15 मिनट हुआ तो तकरीबन सारे प्रेशर्स में डैमेज हो जाएगा। ये डैमेज क्यों होता है? सर्कुलेटरी शॉक में डैमेज हमें लगता था कि यार ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, हाइपोक्सिया की वजह से डैमेज हो रहा है, जबकि हकीकत में ये डैमेज ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि जब सर्कुलेटरी अरेस्ट हुआ है, सर्कुलेटरी अरेस्ट में ब्लड क्लॉट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन ब्लड क्लॉट्स के प्रोड्यूस होने की वजह से ये ब्रेन का डैमेज हो रहा है। यानी कि अगर हम सर्कुलेटरी शॉक के अंदर ब्लड क्लॉट्स को अवॉइड करें, यानी कि हम ऐसे फैक्टर्स को ऐड करें कि ब्लड क्लॉट ना करे, तो ब्लड क्लॉट को अवॉइड करने से ब्रेन तकरीबन 30 मिनट तक भी हाइपोक्सिया को बर्दाश्त कर लेगा, यानी ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त कर लेगा अगर आपने क्लॉट्स को प्रिवेंट कर लिया है। तो सर्कुलेटरी शॉक में जो ब्रेन का डैमेज है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द ब्लड क्लॉट्स, नॉट बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे से पूछ लें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।